वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में 24 अगस्त में ग्रुप डी में पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसे कैसे करेंगे। देखिए अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है तो कोई एमपी रहा होगा दोस्तों। इस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद ये 90% के बराबर बची हुई अमाउंट। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या आ गया हमारा एसपी आ गया। ठीक है दोस्तों। अब ये एसपी बराबर होगा किस एसपी के। देखिए अब 26% का लाभ कमा रहा है तो लाभ हम किस पे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, सीपी पे, यानी कोई सीपी रही होगी। 26% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी क्या होगी उसकी, एसपी होगी हमारी 126% के बराबर होगी। अब देखिए दोस्तों ये वाला एसपी और ये वाला एसपी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बस इतना समझना आता, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। ये सॉल्व करेंगे 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे आ जाएगा एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा हमारा 126 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है दोस्तों, बस इसे काट लीजिए 3 के पाड़े से। 3 के पाड़े से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा, 3 चौक के 12 और 3 दूनी 6, फिर 3 से काटे 3 कम 3 चौक के 12 और फिर ये 10। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा हमारा 14/10 आ गया हमारा एमपी और सीपी का रेशियो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है। अगर क्रय मूल्य 800 है इसका मतलब इसको 80 से मल्टीपल करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है दोस्तों, अब देखो किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम रकम से गुणा करोगे तो फर्क तो पड़ता नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता। देखो अब नीचे क्या हो गया, नीचे देखो दोस्तों 800 हो गया, आ गया ना 800, और ऊपर कितना हो गया, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 और 3 11 जीरो। ठीक है, तो देखो दोस्तों अब एमपी और सीपी कितना हो गया, जब सीपी 800 होगा तो एमपी कितना होगा 1120। तो यही हमारा आंसर है, यही पूछा था कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य कितना हो गया दोस्तों 1120। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या बोल रहा है, यदि 18 16 22 13 और यहाँ पे कोई हमें इन आंकड़ों का माध्य कितना दे रखा है 16, तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क को मान लो एक्स। ठीक है दोस्तों, तो इन आंकड़ों का क्या है माध्य कितना है 16 है, तो इन सबको जोड़ देंगे दोस्तों हम। तो 18 प्लस में 16 प्लस में 22 प्लस में 13 प्लस में क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान लेते हैं। इन्हीं का तो आंकड़ों का 16 दे रखा है ना माध्य, तो कितने आंकड़े हैं 2 2 4 5 हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस इसको क्रॉस मल्टीपल गुणा कर देंगे। 16 पंजे कितना होता है दोस्तों 80 होता है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। कितना हो गया दोस्तों इसका, देखो सम करेंगे तो ये 3 हो गया, 2 5, 5 और 6 11, 11 9, 11 और 9 11 9 हो गया, 19 का 9 हासिल लग गया 1, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस में एक्स, तो एक्स की वैल्यू कैसी आ जाएगी हमारी, बस इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा हमारा जा 1 और ये 1 11, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 11। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, एक नियमित बहुभुज, यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों। एक नियमित बहुभुज के भुजाओं की संख्या जिसका आंतरिक कोण 120 डिग्री है। देखिए दोस्तों एक ये पैलोगोन से आ गया। देखिए पैलोगोन के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, n/2। n मतलब भुजाओं की संख्या मल्टीपल में 180 होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है। और बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, किसी भी पैलोगोन्स के वो क्या होते हैं 360। ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन देखो क्या कह रहा है, किसी आंतरिक कोण, कोई मान लो पैलोगोन्स होगा, पैलोगोन्स मान लो कि चलिए कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, अंदर ऐसे बना हुआ है, और इसके आंतरिक कोण का मतलब इसका मान कह रहा है वो 120 है। ठीक है दोस्तों, तो एक सेमी रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो ये कितना जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा ना 60। और हमें जैसा पता है कि त्रिभुज के पैलोगोन्स के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो 360 होता है, तो अगर 360 होता है और बाह्य कोण एक पता चल गया 60, तो उसमें कितने बाह्य कोण बनेंगे, तो 360 डिवाइडेड बाई में 60, यही होगा ना। तो 0 से 0 काटेंगे, 6 से 6, इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे, ये आ गया हमारी 6 बार 60 डिग्री के कोण बनेंगे बाह्य कोण। इसका मतलब भुजाओं की संख्या भी 6 ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो यही तो पूछा है, भुजाओं की संख्या क्या है, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई दोस्तों हमारी 6। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या ज्ञात कीजिए। देखो एक गोला है, इसका व्यास दे रखा है 12। ठीक है दोस्तों, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 6, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा 4/3 पाई और 6 की जगह 6 मल्टीपल 6। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर दीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 4 6 36, 36 दूनी 72, 72 चौके 4 दूनी 8, 7 चौक 28, यानी 288 पाई
सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखो दोस्तों इसमें तीन भुजाएं गुणा होती है। तीन भुजा जैसे देखो सेंटीमीटर मल्टीपल में सेंटीमीटर मल्टीपल में सेंटीमीटर, तो तीन बार गुणा हुई तो सेंटीमीटर क्यूब ही तो होगा, तो इसीलिए हम वैल्यू में सेंटीमीटर की क्यूब लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। और एरिया में देखो दोस्तों सेंटीमीटर की स्क्वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर, तो दो दो भुजाओं गुणा होती है ना, इसलिए ये होता है एरिया हमारा सेंटीमीटर की स्क्वायर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। क्या बोल रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है तो उसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज बोला है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसकी सारी भुजा क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ठीक है। और जब सारी भुजा बराबर तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है √3 भुजा की स्क्वायर बटे में √3 बटे में 4 और भुजा की स्क्वायर, ये होता है दोस्तों इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला कितना दे रखा है दोस्त, इसका दे रखा है क्षेत्रफल कितना रखा है, इसको इक्वल रख लेंगे 36√3। ठीक है। तो अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 36 मल्टीपल में 4। ठीक है। तो भुजा कितनी आ जाएगी हमारी, ये अंडर लगा देंगे भुजा निकालने के लिए, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे, बराबर के उधर जाएगा तो अंडर हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 6 और 2 12 यानी कि 12 आ जाएगा। भुजा कितनी आ गई हमारी, भुजा कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर या मीटर जो भी इसने माप दे रखा हो, इतना आ जाएगी। भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 12। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वो राशि राशि 16 गुनी हो जाएगी। देखिए आसान क्वेश्चन है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से है तो कोई प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल में दोस्तों एक प्लस में आर प्रतिशत की दर से 10 वर्षों में अमाउंट कितनी हो जाएगी दोस्तों, जैसा लिखा है दोगुनी हो जाती है, यानी कि 2p हो जाएगी। ठीक है। अब वही बोल रहा है कि यही अमाउंट यही पी कितने वर्षों में, यानी कि आर प्रतिशत की दर से कितने टाइम में वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 16 गुना हो जाएगी। ये लिखा है बस इसे सोल्व कर दीजिए। देखिए अगर देखो ये इक्वेशन बराबर है, दोनों बराबर नहीं, मतलब ये अलग है वो अलग है। देखिए इस वाले को करेंगे पहले, इस वाले को देखिए पी से पी कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास बस यही पता 2 की वैल्यू बच गई। ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं 16 को, 16 पी को देखो पी से पी ये भी कट जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये 1 प्लस में आर बटे में 100 pt ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये 2 की वैल्यू क्या है, इतनी है, बस इस 2 की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। 2 की जगह पे हम पुट करेंगे 1 प्लस में आर बटे में 100 की क्या था 10 था ना दोस्तों, ये 10 था। ठीक है। ये था। ठीक है। और देखिए ये सिर्फ हमने 2 की जगह लिखा है, 4 तो उसके ऊपर अभी भी है, तो ये 4 इसके बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है। आई होप समझ रहा होगा, देखो मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 4। ठीक है। अब देखिए और ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ 1 प्लस में आर बटे में 100 की टी। अब आप कहीं देखेंगे देखो घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसका मतलब इन सब की जगह क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। 1 मिनट रुको मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, इसका मतलब टी की वैल्यू भी तो बराबर होगी, तो टी की वैल्यू से मतलब 40, यानी 40 वर्षों में वह 16 गुनी हो जाएगी दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपये होगा। ये कह रहा है दोस्तों 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 240 का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है पी ब्रैकेट में आर बटे में 100 की स्क्वायर 300 प्लस में आर बटे में 100। ये याद कर लेना दोस्तों, ये आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन और ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। डिफरेंस कितना दे रखा है बस वैल्यू पुट कर दी दोस्तों, 44 दे रखा हुआ है। ठीक है। और पी तो नहीं, पी पूछा है ना, ये पूछा गया और राशि याद कीजिए, पी पूछा है तो पी को यहीं रख दीजिए। और 5% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 को करेंगे तो 1/20 ही होगा। ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है, उसके बाद ये 300 प्लस में आर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी थी 5%, तो ये कितना जाएगा 305 डिवाइडेड में 100। ठीक है दोस्तों। बस इस क्वेश्चन को सोल्व कर करेंगे दोस्तों। देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको खोलेंगे तो p बटे में 400 हो जाएगा ये। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, इसको काट देंगे 5 से, 5 के पड़े 5 6 के 30, 5 एकम 5 और नीचे कितना जाएगा 20। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा कितना जाएगा दोस्तों 44, तो ऐसे रहेगा। ठीक है। अब देखिए अब देखो 61 से डायरेक्ट कट रहा है, ये वाला कट रहा है ना, 61 से डायरेक्ट के अंदर कट रहा था 4 बार में, 6 चौके 24, ये 4 यानी कि 4 आएगा दोस्तों। ठीक है। ये कट गया। अभी देखो अब जब इसको हम इन दोनों को बराबर के उधर ले जाएंगे, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 और ये 3 जोड़, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 32,000 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, तो क्या बोला, देखो किसी भी रकम की घात अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू एक होती है, ठीक है दोस्तों। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 होगा ये, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा हमारा, सॉरी दोस्तों ये शायद ना इसमें घात में था, बताता हूँ मैं आपको, ये इन्वर्स मतलब माइनस में था, ये घात में माइनस में था। यहाँ पे देखो ऐसे था, 0 प्लस में 3 की घात -1 और प्लस में 3 की घात -2, ठीक है। और ये मल्टीपल बाय में 27 था, इसकी वैल्यू निकालनी थी दोस्तों, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे किसी भी की, अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और इसकी करेंगे तो 1/3 लिख सकते हैं इसको ऐसे, और इसको लिख देंगे 1/9 लिख सकते हैं ना, और मल्टीपल में 27, ठीक है दोस्तों। बस इसे सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, 3 प्लस में 1 मल्टीपल में 27, ठीक है दोस्तों। 9 या 27 काट देंगे, अब कितना हो जाएगा, 10 3 13, 13 मल्टीपल 3 तो कितना जाएगा दोस्तों, ये 39। इसका आंसर कितना जाएगा दोस्तों, 39। अब आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, क्या वाला सिंप्लीफिकेशन से है। देखो दोस्तों, √140 का मान कितना होता है, तो 12 होता है। इसको करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 13 आएगा इसकी, √13। और 0.4 के बाद है तो इसका मतलब यहाँ पे दशमलव होगा इसके, यहाँ पे 0, ठीक है, ऐसे होगा। और ये प्लस में पूछा, बस इसे प्लस कर दीजिए, तो प्लस करेंगे क्या आएगा, 12.13 आएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, देखो यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो अपने गंतव्य पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी दोनों कंडीशनों में लेट पहुंच रही गाड़ी, ठीक है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनटों में बताइए। देखिए, मान के चलिए दोस्तों, एक निश्चित जगह पहुंचना है उसको, मान के चलिए उसको 10 बजे पहुंचना है। एज्यूम करिए कि 10 बजे पहुंचना है। 10 बजे पहुंचने का मतलब ये है कि अगर कोई गाड़ी 10 बजे उसको पहुंचना है अपने ऑफिस में मान लीजिए, तो 11 मिनट देरी से पहुंचती है। 11 मिनट देरी का पहुंचने का मतलब है कि वो 10:11 पहुंच रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसी को करेंगे। देखिए, मान के चलिए उसकी जो फिक्स डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है, और इसी चाल से चल रही है, 40 की चाल से चल रही है, तो इतना समय लगता है, ठीक है दोस्तों, इतना समय लग रहा है। लेकिन 11 मिनट लेट पहुंचती है। लेट पहुंचने का मतलब ये कि माइनस करेंगे, जैसे मैंने बताया ना 10 बजे पहुंचना है, 10:11 पहुंच रही है, तो हमें फिक्स टाइम में पहुंचाना है ना उसको। तो फिक्स टाइम में पहुंचाना है तो कितना हो जाएगा हमारे, 11 माइनस हो जाएगा। लेकिन देखो घंटे में, ये मिनट में, तो इसे हम घंटे बना लेंगे, तो मिनट से डिवाइड कर दोगे 60 से, तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ये। अब ये घंटे में आ गया, 11/60 घंटे में आ गया। अब इतना समय जो है इसका नॉर्मल स्पीड था वहाँ तक पहुँचने का, मतलब जो गाड़ी को सही से पहुंचने का क्या था, हमारा सही समय क्या है, इतना है इसका, ठीक है। अब इसी डिस्टेंस को अगर 50 की स्पीड से चले तो इतना समय लेगी, लेकिन लेट हो रही है कितना दोस्तों, 5 मिनट लेट हो रही है। और जो कि मिनट में से घंटे में बताएंगे तो 5/60 घंटे वो लेट हो रही है। इसका मतलब तो ये भी समय, ये वाला समय और ये समय दोनों क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। आई होप आपको समझ आएगा, यही बस समझाना था, बाकी आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो D/40 और ये इधर आ जाएगा D/50 सॉरी। और उसके बाद ये वाला माइनस का 5 60 और ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 11/60, ठीक है दोस्तों। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60 और 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। इसको हमने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, इसका एलसीएम 200 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे करेंगे तो 5D होगा और इसको करेंगे तो 4D होगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो क्या क्या आ गया हमारा, इसको काट देते हैं तो 1/10 हो गया ये, ठीक है दोस्तों। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और 5D में से 4D चला जाएगा तो D की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, और 20 को उधर लेके जाएंगे तो D की वैल्यू 20 नहीं आ गई, 20 किलोमीटर, क्योंकि सारा किलोमीटर में था, ठीक है दोस्तों। अब B की वैल्यू 20 किलोमीटर आ गई दोस्तों, ठीक है। B की किलोमीटर आ गई, अब देखिए 20 किलोमीटर आ गए और सही समय गाड़ी पहुंचने का क्या था दोस्तों, ये वाला है और ये वाला है। बस D की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, आपका आंसर आएगा। देखिए अब D की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो अगर D की जो 20 किलोमीटर की दूरी है वो 40 की स्पीड से चलता है तो समय कितना लेगा, 20/40, यानी कितना लेगा दोस्तों, 20 दूनी 1/2, यानी कि 1/2 घंटे। अब इसको हम मिनट में बदल लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 30 मिनट, ठीक है। अगर देखो 20 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड चलता है तो 30 मिनट लगता है, लेकिन वो फिर भी लेट होता है, कितना, 11 मिनट। बस इसमें से 11 घटा दीजिए, 11 अब मिनट में आ गया ना, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, ठीक है। तो 11 घटा दीजिए, अब 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 मिनट, 19 मिनट। इसका मतलब ऑफिस जाने का सही समय क्या है दोस्तों, 19 मिनट है इसका। इस चीज़ को इस पर भी अप्लाई करोगे ना, इस वाले कंडीशन पर रखोगे तो ये भी आएगा, 19 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 5 वर्ष पहले P और Q का आयु का अनुपात कितना था। देखिए दोस्तों, P और Q की आयु का अनुपात कितना था दोस्तों, 7:9। 5 वर्ष पहले, याद ये दिमाग में रखना। और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, अब आयु हो जाएगी 5:6 हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं डिफरेंस
इक्वल होता है तो डिफरेंस को इक्वल करेंगे दोनों का। देखिए इसका डिफरेंस तो 1 है दोस्तों इस वाले का, और इसका 2 है। अगर इसका 2 है तो 2 से मल्टीपल करेंगे दोनों को, तो 2 से मल्टीपल करेंगे इस यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे दोनों को, तो कितना जाएगा 10 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 साल पहले इतना था, 10 साल बाद यानी 15 साल के बाद का है ना कहानी। देखो 5 साल पहले ये 7 था, अब 10 साल बाद ये 10 हो गया, इसका 15 साल बाद 10 हो गया। इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 3 हुई, यानी कि 15 सालों में 3 यूनिट की वैल्यू होगी ना बराबर 15 साल के, समझ रहे हो दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 5 ईयर। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का वो अनुपात ज्ञात करना सिंपल सा है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 35 हो जाएगी दोस्तों, 7 पंजे 35 हो जाएगी ना। देखिए अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 35 हो गई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 35 हो गई, यहाँ पे लिख देता हूँ 35 हो गई। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर देखो पी की अगर 35 हो गई, 5 साल पहले की आयु आई है दोस्तों, ठीक है, और ये 9 और 5 साल पहले की आयु आई, और 9 जो है हमारा 9, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, ये 5 साल पहले की और ये वर्तमान पूछा है तो 5 साल आगे आना पड़ेगा, तो ये अब 5 साल इन दोनों में जोड़ोगे तो 40 हो जाएगी और इसकी 50 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी का रेशियो पूछा तो रेशियो काट दो, तो कितना आ गया दोस्तों 4:5, यानी कि 4:5 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, ये द्विघात बहुपद से है, ये ऐसे लिखा हुआ है एक्स की स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 8 के सभी गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 और 4 होंगे, 2 4 को क्या जमा करके, यहाँ पे जमा होता है ना दोस्तों, जमा करके देखो 6 आ रहा है, हाँ 4 और 2 में 6 होंगे, 6 आएगा। ठीक है, तो अब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्स की स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा, बस इसको कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस में 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लेंगे तभी तो ये इक्वल आएगा ना, यहाँ वाला देखो ये वाला और ये वाला इक्वल आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो x माइनस में 2 और x माइनस में 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है हमारा। ठीक है, तो एक बार इसको उधर लेके जाइए तो 0 हो जाएगा, और एक बार इसको लेके जाइए तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की जो 2 वैल्यू आ जाएगी, x की 2 वैल्यू आएगी कितना, अगर यहाँ पे 2 रखूँगा तो पूरी 0 हो जाएगी, तो हमें 0 बनाना पड़ता है, तो x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो शून्यांक कितने आ गए हमारे, 2 और 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 और 4, वो भी पॉजिटिव के। ठीक है, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, देखिए कुछ नहीं करना दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री से इनका एलसीएम ले लीजिए। अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा साइन ए। ठीक है, 1 प्लस में कोस है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस में कोस है, और ये साइन ए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ए से साइन कट जाएगा। 1 प्लस में कोस है और 1 प्लस में कोस है, क्या बन जाएगा, 1 प्लस में कोस ए की स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, सेम को सेम से गुणा करेंगे तो स्क्वायर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे से कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको लिख देंगे 1 प्लस में कोस स्क्वायर ए और प्लस में 2 कोस ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये प्लस में हमारा साइन स्क्वायर ए तो है ही। ठीक है, बस अब देखिए, और इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करोगे ऐसे लिख दो, साइन ए बटे में 1 प्लस में कोस ए। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, एक होती है, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू एक होती है, फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू एक हो गई और एक यहाँ पे भी है, तो कितना हो जाएगा हमारा पास हो जाएगा 2, और ये बचा है जो प्लस में 2 कोस ए, यही हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ए और उसके बाद 1 प्लस में कोस ए, इसको तो हम एज इट इज़ लिख दिए। बस इसमें से 2, अगर इन सब में से 2 कॉमन ले लोगे, इधर लिख देता हूँ, 2 कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस में कोस ए, और नीचे क्या बचा था दोस्तों हमारा, नीचे बचा था ना साइन ए और 1 प्लस में कोस ए। अब देखिए दोनों सेम से तो कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 बटे में साइन ए लिखो, या इसको ऐसे भी लिखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कोसेक ए, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 कोसेक ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं। देखिए साइन को टेन को कैसे लिख सकते हैं, टेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन बटे में कोस थीटा, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 5 बटे में 6 लिख सकते हैं। देखिए ये साइन है, साइन थीटा प्लस में बटे में कोस थीटा इक्वल टू इतना, बस साइन की जगह साइन की वैल्यू लिख दे, कोस की जगह कोस की लिख दे। तो ये है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते ना, तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं। देखिए एक तो ये रूल हो गया,
अगर आप इसको ऐसे रख देंगे, यानी कि जैसे मैं कर देता हूँ इसी को, देखिए 12 पंजे, अब साइन थीटा की जगह 5 रखिए तो 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये कितना हो गया, माइनस में कोस थीटा के लिए 6, तो 5 6 के 30 हो गया, ठीक है। और इसको देखिए 12, फिर ये कितना था, साइन थीटा की वैल्यू 5 ही था ना, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। फिर ये प्लस में कितना हो जाएगा हमारा, कोस की वैल्यू 6, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, ठीक है। बस अब 30 में से अगर 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 आएगा, और इसको करेंगे तो 90 आएगा, तो काटेंगे कितना, 1/3 आएगा, ठीक है दोस्तों। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड ये है देखो, लेकिन ये गलत मेथड, गलत नहीं मतलब ठीक है, बट ये बट्टे में होना चाहिए इस कंडीशन के लिए, ठीक है। अगर ये बट्टे में होगा तभी आप इसको अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। अब ये देखो मैं इसका बेसिक बताता हूँ, इसको काटता हूँ फिर दोबारा। देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ना हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कोस से, कोस थीटा से। अगर देखो साइन थीटा से, अगर मैं देखो ऐसे लिखता हूँ, 12 साइन थीटा डिवाइडेड बाई में कोस थीटा, और माइनस में 5 कोस थीटा, और ये भी कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे 12, और उसके बाद ये क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड में कोस थीटा, ठीक है, माइनस में 5 कोस थीटा बटे में कोस थीटा। डिवाइड करेंगे, देखो देखो ये इससे से कट जाएगा, ये इससे से कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है दोस्तों, 5/6। ये वाला जो बन जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, ये टेन थीटा ही तो बन जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी, 5/6, तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा की वैल्यू हम 5/6 रख देंगे, तो 12 मल्टीपल में 5/6 लिख सकते हैं ना। और इसकी वैल्यू जब कट गया तो एक बचता है, मतलब माइनस का 5 बचेगा, 5 को 1 से गुणा करें तो 5 बचेगा ना दोस्तों, देखिए। तो बस अभी 12 है, अब 12 को, और ये 10 बन गया, 10 की वैल्यू रखे 5/6, बस इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, 5, और इसकी वैल्यू 1 बची थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्लस का था, तो प्लस में 5। बस सॉल्व कर दिए, काटेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है दोस्तों, और इसे काटेंगे 6 दूनी 12, तो 10, अब 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और 5 दूनी 10, और 10 में से 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3, मतलब इस कंडीशन में भी वही आएगा 1/3, और उस कंडीशन में भी वही आएगा 1/3। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए अलजेब्रा सा है, देखिए इसकी वैल्यू दे रखा है, तो बस कुछ नहीं करना दोस्तों। देखो एक की स्क्वायर है, अगर एक की क्यूब कर दो तो एक की स्क्वायर एक की क्यूब, मतलब घात से घात गुणा हो जाएगी, तो एक की पावर 6 आ जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें क्यूब करना पड़ेगा इस रकम का। बस बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। जब बोथ साइड क्यूब करेंगे, आप देखिए बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ये ए की पावर 6 हो जाएगा, और ये भी प्लस में ए की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस में क्या होगा, 3, और क्या होता है फॉर्मूला, पहली गुणा दूसरी, यानी कि एक की स्क्वायर मल्टीपल में 1/में 1 की स्क्वायर ही होता है, और अंदर क्या होता है, ब्रैकेट 1 ए की स्क्वायर प्लस में 1/ए की स्क्वायर, क्योंकि ए और बी तो यही है ना, तो ए की स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो क्यूब करना है ना, तो क्यूब करना है तो उसका कितना होता है, 15 का क्यूब कितना होता है, 33 75 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, गुणा में है, और इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों दे रखा है, इसकी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि 15 हो जाएगा। और 3 को जब 15 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। बस अब बराबर जब होगा 45 को उधर लेके जाएंगे तो 45 में से घट जाएगा, तो इसका मतलब 0 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसी की तो वैल्यू आ गई ना यहाँ पे, देखिए 3300, ठीक है दोस्तों। बस कुछ नहीं करना था, इसमें बोथ साइड क्यूब करना था। और ये क्वेश्चन जो होता है ना दोस्तों, ये वाली लाइन दिमाग में होती है, ठीक है, वो तो मैं समझाने के लिए आपको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, क्या बोल रहा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये था, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो कुल हानि क्या होगी, ठीक है दोस्तों। और ये देखो ऑप्शन रुपयों में दे रखा है, तो रुपयों में निकालना है, ठीक है। तो देखो करते हैं, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 480 है, ठीक है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 480 है, और इस पर प्रॉफिट हो रहा है ना, देखो पहले पे प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी क्या होगा इसका, एसपी क्या होगा इसका, जो एसपी होगा यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, 480 का 20%, 120% निकालेंगे भी तो एसपी निकलेगी, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, 0 से 0 से, तो 12 ठीक 96 का 6 80 लग गया, 9 12 चौक 48, 48 और 9 कितना होगा दोस्तों, 57, ठीक है दोस्तों। तो इसका एसपी कितना हो गया, 576, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरी वस्तु को देखो, क्या दूसरी वस्तु का क्या दे रखा है, देखो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा हुआ है, यानी एसपी दे रखा हुआ है, तो पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु को 20% का लॉस होता है। देखो दोस्तों, तो दूसरी वस्तु का मान लो कोई सीपी होगा, सीपी पे अगर 20% का लॉस नहीं, 80% के बराबर होगा हमारा क्या, इसका एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि 480 के बराबर है जो कि, ठीक है। तो ये हमें सीपी निकाल लेंगे इसका, देखो 0 से 0 कट गया, और ये 0 यहाँ चला जाएगा, और 8 इधर चलो, 8 8 के पर 8 6 48 होता है, यानी कि जो हमारा सीपी जो हो गया इस केस में कितना हो गया दोस्तों, 600 हो गया, ठीक है। और एसपी कितना दे रखा था इसमें दोस्तों, 480, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखिए, तो कुल हानि क्या होगी, कुल हानि या कुल लाभ क्या होगी इस पे देखिए। अब देखिए
इसमें सीपी कितना था 480 और इसमें कितने का 600, तो टोटल सीपी कितना हो गया दोनों वस्तु का 600 और ये 400 कितना 1080, 1080 हो गया ना दोस्तों। सीपी टोटल दोनों का 1080 हो गया। अब देखिए इसका सेलिंग प्राइस 576 था और इसका सेलिंग प्राइस 480 था, दोनों टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसे जोड़ देंगे तो 6 का 6 हो गया। और उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 7 14 15 का 5 हासिल लगा 1 यानी 1056। ठीक है, देखो सीपी टोटल दोनों दोनों मूल्य का दोनों वस्तु का जो मूल्य था कितना था 1080 था, और लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी थी 1056 था। तो उसको घटाएंगे कितना जाएगा हमारा, देखो घाटा हो रहा है ना, मतलब 1080 रुपये लगाकर आपको 1056 रुपये मिल रहे हैं एवरेज में, तो आपको कितना घाटा हो रहा है। अब इसमें से घटा देंगे तो 4 आएगा और 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, यानी कि 24 रुपये का आपको लॉस होगा। आई होप आपको समझ आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। एफ अकेले कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है तथा जी अकेले समान कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। एफ तथा जी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु जी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। देखो दोस्तों ये 8 दिन पहले काम छोड़ देता है कार्य पूरा होने से पहले, तो इस पर बस उस पर फोकस करते हैं जिसने काम नहीं छोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो कुल कितना दिन लगेगा काम को पूरा करने में, देखिए तो अब इसको करेंगे। देखिए एफ जो है करने में 24 दिनों का समय लेता है और जी जो है उसी काम को करने में 32 दिन का समय लेता है दोस्तों। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 चौके 96 होता है, ये टोटल वर्क होता है ना हमारा दोस्तों। ठीक है, और ये 32 यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 96 होगा। ठीक है, ये देखिए अब क्या हो रहा है, एफ तथा जी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन जी कार्य समाप्त होने से 8 दिन, देखो जी जा रहा है, जी जा रहा है तो बाकी जो 8 दिन का अंतिम जो 8 दिन बचेंगे, जी तो चला गया तो कौन बच काम करेगा दोस्तों, एफ करेगा। तो एफ 8 दिन तक काम कर रहा है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन की 4 है, यानी 8 दिन में 32 बना देगा, 32 यूनिट बना देगा। और बनानी कितनी है 96, तो 32 तो उसने बना दी ना, तो 32 बना दी और 96 बनानी थी, तो जो बची हुई है वो दोनों ने साथ मिलकर काम किया होगा, तो 96 में से 32 घटाएगी आप तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और ये 6 64, यानी कि 64 यूनिट जो है उन्होंने साथ मिलकर के काम किया होगा, 64 यूनिट उन्होंने साथ मिलकर काम किया होगा। अब देखिए 4 एफ जो है 4 यूनिट काम कर रहा है और जी जो है 3 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में उन्होंने 7 यूनिट काम करी ना दोस्तों, 7 यूनिट काम करी, तो 64 यूनिट काम करने के लिए उनको कितना दिन लगाना होगा, 7 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो इतना दिन तो यहाँ पे लग गया और प्लस में 8 दिन ये लग गया, तो इसका मतलब यही टोटल दिन पूछा था। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे करेंगे देखिए 8 7 56, 56 और 64 कितना हो गया दोस्तों, 56 और 64 देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 64/7 प्लस में 8 ही था ना, काटेंगे 7 सॉरी 64 और प्लस में 68 56, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 4 10 का 0 चलेगा 120/7। इसका मतलब कितना दिन लग जाएगा दोस्तों 120/7 टोटल लग जाएगा उस पूरे काम को करने में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट टैंक को भर सकती हैं। जब एक आउटलेट पाइप सी भी खोला जाता है तो तीनों पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। सी अकेले कितने मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। देखिए तो 2 पाइप्स हैं, पाइप ए जो है 12 मिनट में भर सकता है और पाइप जो बी है वो 15 मिनट भर सकता है। अगर सी भी खोल दिया जाता है यानी कि ए प्लस में बी और माइनस में सी, क्योंकि माइनस में इसलिए क्योंकि वो पानी खाली कर रहा है, तो ये 10। तो अब इन सबका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, तो 12 पंजे 60 हो गया, 15 चौके 60 और ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा टोटल लीटर उस टैंक में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पाइप्स हैं देखिए ए जो है 5 लीटर पानी डाल रही है और बी जो है 4 लीटर पानी डाल रहा है और ये तीनों मिलकर के 6 लीटर पानी डाल रहे हैं। इसका मतलब देखो 5 4 9 यानी कि 9 लीटर तो डाल रहे हैं, लेकिन कितना घटाएं कि 6 आ जाए, इसका मतलब 3 आएगा ना दोस्तों, यानी कि सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकाल रहा है और 60 लीटर निकालने के लिए कितना समय लगेगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए यानी कि 20 मिनट लगाएगा, 20 मिनट लगाएगा। इसका मतलब आंसर नंबर आप ये हो जाएगा कि सी पूरे टैंक को 20 मिनट लगाएगा खाली करने में। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन में सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।